इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ग्रेटर इसराइल की अवधारणा को लेकर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने खुद को इस विचार से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ बताया। इस बयान ने समूचे अरब जगत में तीव्र विरोध की लहर पैदा कर दी और लगभग सभी प्रमुख अरब देशों और मुस्लिम दुनिया ने इसराइल पर कट्टरपंथी और विस्तारवादी सोच अपनाने का आरोप लगाया। सऊदी अरब ने नेतन्याहू के बयान की कड़ी आलोचना की। इसे उन्होंने विस्तारवादी सोच बताया और फिलिस्तीनी अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। कतर ने नेतन्याहू की टिप्पणी को राज्य की संप्रभुता पर खुला हमला और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं यूएन चार्टर का उल्लंघन करार दिया। मिस्र ने कहा कि नेतन्याहू की ऐसी सोच क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देती है, शांति की संभावनाओं को कमजोर करती है और इसराइल की नीति में अतिवादी को उजागर करती है। इसके अलावा मिस्र ने औपचारिक स्पष्टीकरण की मांग की और क्षेत्रीय शांति के लिए दो राष्ट्र समाधान को अनिवार्य बताया। अरब लीग ने इस बयान को अरब देशों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन, क्षेत्रीय एवं सामूहिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा और अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवमानना बताया। अरब लीग ने इसे बेहद कट्टरपंथी, उपनिवेश प्रेरित सोच और शांति प्रक्रिया के लिए बड़ा जोखिम करार दिया। वहीं इराक, लेबनान, कुवैत और यमन जैसे देशों ने भी नेतन्याहू के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि ये विचार इलाके में शांति, स्थिरता और नाजुक संवाद प्रक्रिया को सीधे नुकसान पहुंचाता है। वहीं फिलिस्तीन प्राधिकरण या फिलिस्तीन अथॉरिटी ने चेतावनी दी कि नेतन्याहू का बयान फिलिस्तीनी अधिकारों और टू स्टेट सॉल्यूशन को कुचलने की कोशिश है। साथ ही पूरी दुनिया से उन्होंने दखल की मांग दोहराई। क्या है ग्रेटर इसराइल की अवधारणा? ग्रेटर इसराइल की अवधारणा यहूदी धार्मिक ग्रंथों और कुछ ऐतिहासिक व्याख्याओं से जुड़ी है, जिसमें इसराइल की सीमाएं बाइबल काल के राजा सोलोमन के साम्राज्य तक मानी जाती हैं। अतिवादी और फरीराइट इसराइली नेता इस विचार को आधार बनाकर पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक, गजा और गोलान हाइट्स के अलावा मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप, वर्तमान जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और कई बार सऊदी अरब के क्षेत्रों तक इसराइल के विस्तार की वकालत करते हैं। इंटरव्यू में जब पीएम नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या वे ग्रेटर इसराइल के विजन से जुड़े हैं, तो नेतन्याहू ने कहा कि बहुत ज्यादा। उन्होंने खुद को एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन पर बताया। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से यहूदी जो सपना लेकर यहाँ आए, उनके लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये एक मिशन है। यह घटनाक्रम इसराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा जटिल बना सकता है, खासकर उन देशों के साथ जिन्होंने हाल के वर्षों में इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने का प्रयास किया है। नेतन्याहू के इस बयान को फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है और यह आने वाले समय में कूटनीतिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। बहरहाल पीएम नेतन्याहू के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। इजराइल और ईरान के बीच भयंकर जंग हुई थी और इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान में करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। लेकिन अचानक से इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान की मदद करने की बात कही, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस देश ने ईरान पर हमला किया, वहां की जनता की जान ली थी, आखिर वो क्यों इस तरह से मदद करने की बात बोल रहा है। बताया जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानी जनता से वादा किया है कि जब ईरान मौजूदा सरकार से आजाद होगा, तब इजराइल उनकी पानी की भीषण किल्लत दूर करने में मदद करेगा। ईरान में हालात वाकई गंभीर हैं। ना नदियों में पानी बचा है, ना बांधों में और ना ही जमीन के नीचे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन भी मानते हैं कि एक बड़ा संकट है। उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन नेतन्याहू का ये पानी वाला ऑफर तेहरान को रास नहीं आया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेतन्याहू के इस बयान पर तंज कसा है। गाजा के लोगों से पानी और खाना छीनने वाला राज ईरान में पानी लाएगा, यह सिर्फ एक सपना है और कुछ नहीं। पहले गाजा के मासूम बच्चों की हालत देखो, जो भूख, प्यास और दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं, और फिर दूसरों के लिए झूठी हमदर्दी दिखाओ। ईरान में हालात इतने गंभीर हैं कि देश का 90% से ज्यादा हिस्सा किसी न किसी स्तर के सूखे की चपेट में है। इस संकट के पीछे प्रमुख वजह है इस साल सामान्य से भी बेहद कम बारिश होना। इसी के चलते बांधों के जलाशय खाली हो गए हैं और देश भर में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। द ग्लोबलिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक
ईरान के जल संकट का सबसे बड़ा कारण कृषि में अत्यधिक जल खपत है। करीब 9 करोड़ की आबादी वाला यह देश हर साल लगभग 100 अरब घन मीटर पानी की खपत करता है। ये पड़ोसी देश तुर्की की तुलना में लगभग 2 गुना है, जबकि तुर्की की जनसंख्या भी लगभग समान है। इजराइल की मदद करने वाले बयान को लेकर अब हर तरफ चर्चा हो रही है, जबकि ईरानी राष्ट्रपति ने इसे लेकर इजराइल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और गंभीर आरोप भी लगा डाले हैं। लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू पानी के नाम पर और पानी देने के बहाने पर सत्ता परिवर्तन की ईरान में कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें सफल हो पाएंगे या फिर नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो सीधे सीधे ये जो अपना बयान दे रहे हैं और जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो ईरान की जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा ईरान की जनता उनकी इस बात को मानती है या फिर वो अपने देश के साथ ही खड़ी रहती है। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सीट भी खतरे पर पहुंच चुकी है। सड़कों पर वो उतर गए हैं जिन्होंने ईरान से लेकर यमन और गाजा पट्टी पर बमबारी की थी। पहली बार इसराइल की अपनी ही वायुसेना के लड़ाकू पायलट सरकार की रणनीति के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और खुलकर कह रहे हैं युद्ध अब बंद होना चाहिए। तेल अवीव के म्यूजियम प्लाजा में जहां कभी लोग कला देखने आते थे, अब वहां युद्ध विरोध का एक नया दृश्य खड़ा हो चुका है। शॉल गेट के पास दर्जनों अनुभवी और सक्रिय फाइटर पायलट खड़े हैं, अपने फाइटर जेट्स की बजाय हाथों में तख्तियां लेकर। इन तख्तियों पर लिखा है बंधकों की जिंदगी जरूरी है। राजनीतिक दबाव से आजाद हो सेना और सबसे सीधा संदेश, चीफ ऑफ स्टाफ हम आपके साथ हैं। इन पायलटों का कहना है कि गाजा में चल रही कार्रवाई अब अपने मूल मकसद से भटक चुकी है। उनका मानना है कि अगर नेतन्याहू सरकार गाजा सिटी पर दोबारा कब्जा करने की योजना पर आगे बढ़ती है तो इससे हमास के कब्जे में मौजूद इस्राएली बंधकों की जान को सीधा खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा, हम लड़ाके हैं, हमने जंग देखी है, लेकिन ये लड़ाई अब उस रास्ते पर जा रही है जहां जीत की कोई शक्ल नहीं दिखती। ये बंधकों के लिए जानलेवा हो सकता है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2003 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। उस दिन करीब 1200 इस्राएली नागरिक मारे गए और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया। उसी दिन से जंग जारी है। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और आज लगभग सालों बाद गाजा के ज्यादातर हिस्से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस्राएली सरकार का दावा है कि वो आम नागरिकों को सुरक्षित इलाकों में भेजने के बाद हमास के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। गाजा जैसे घनी आबादी वाले इलाके में युद्ध और आम नागरिकों के बीच फासला बनाना आसान नहीं। अब सवाल ये है कि अब जब खुद इस्राएली वायुसेना के पायलट भी कह रहे हैं कि युद्ध से बंधकों की जिंदगी खतरे में है, तो क्या सरकार को अपनी रणनीति पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए? इन पायलटों का यह भी कहना है कि उनका विरोध सेना प्रमुख के खिलाफ नहीं बल्कि उनके समर्थन में है। वे चाहते हैं कि सेना प्रमुख किसी राजनीतिक दबाव में आकर फैसला न करें और आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की स्वतंत्र सोच को बनाए रखें। ये जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जा रही, ये हमारी आत्मा में लड़ी जा रही है। अगर हम अपने मूल्यों को खो दें तो हम सब कुछ हार चुके होंगे। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक और दुनिया भर में बसे इस्राएली प्रवासी, सबके बीच ये सवाल गूंज रहा है, क्या युद्ध ही एकमात्र रास्ता है या अब वक्त आ चुका है कि बातचीत की कोशिश की जाए, कूटनीति को एक और मौका दिया जाए? इस्राएल में पायलटों का यह विरोध एक चेतावनी है, न सिर्फ नेतन्याहू सरकार के लिए बल्कि उन तमाम ताकतों के लिए जो युद्ध को ही समाधान मानती हैं। क्योंकि जब आसमान में उड़ने वाले फाइटर पायलट जमीन पर उतरकर शांति की मांग करे तो इसका मतलब होता है अब बहुत हो चुका।